स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। तमिलनाडु सर्कल पीएसए का 2021 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। डिपार्टमेंट के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। बाकी मैथमेटिक्स और जीके के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ में अगर आप इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स चाहते हैं विद सोल्यूशन आपको मिल जाएंगी। ये आप हमें मैसेज कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। और रेगुलर क्लासेस में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर हर एक टॉपिक के लिए आपको मिल जाएगा जितने भी आपके सिलेबस में है। साथ में उनकी पीडीएफ फाइल्स मिल जाती हैं। डेली आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको करवाए जाते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु सर्कल पीएसए का 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो साथ में देखिए, आपको अपने आंसर्स खुद देने की कोशिश करनी है। आपको आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कहाँ पे कमी है, आपको कौन सी जगह पे और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, वो भी यहीं से पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट्स आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग फीस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया है कि ये जो अंधशित पैकेट होता है उसमें कौन से शुल्क के भुगतान पर छूट नहीं है। क्योंकि आपका ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट जब भी आप भेजते हैं तो उसमें बहुत सारे चार्जेस आपके ऐसे हैं जो आपको नहीं देने पड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उसे भेजा जाता है। लेकिन एक चार्ज ऐसा भी है जो आपको देना पड़ेगा, और वो चार्ज कौन सा है आपको यहाँ पे वो बताना है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक प्रभार का भुगतान, रजिस्ट्रेशन फीस, पंजीकरण शुल्क, एयरमेल चार्जेस, या फिर फी फॉर एक्नोलेजमेंट, पावती के लिए शुल्क। तो कौन से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे अगर आपको आपका ब्लाइंड लिटरेचर बाई एयर भेजना है, उसको एयर से भेजा जाना है, एयरलिफ्ट उसको करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपको एयरमेल चार्जेस देने पड़ेंगे। बाकी सारे चार्जेस में उसको क्या होती है, छूट मिल जाती है, वो एक्सेप्टेड रहेगा। रजिस्ट्रेशन इज ओब्लिगेटरी इन द केस ऑफ, किस स्थिति में पंजीकरण अनिवार्य है। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम इन वेट, कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक हो। एनी इंश्योर्ड आर्टिकल, कोई भी बीमित वस्तु है। एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, कोई भी पंजीकृत वस्तु जिसे वितरण के बाद दोबारा पोस्ट किया गया हो। ऑल दी अबव। तो इन सभी स्थितियों में आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी पार्सल है अगर उसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक है, ऐसी स्थिति में उसको पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा। कोई आपका इंश्योर्ड आर्टिकल है, बीमित वस्तु है, तब भी आपको उसका पंजीकरण करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका कोई भी ऐसा आर्टिकल था, ठीक है, पंजीकृत कोई पत्र था, उसका वितरण कर दिया, लेकिन वितरण करने के बाद उसको रीपोस्ट किया जा रहा है, दोबारा से पोस्ट किया जा रहा है, तब भी उसको रजिस्टर्ड करवा के ही भेजना पड़ेगा। तो ये सारे ही आपके लिए बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रेशन इन सभी केसेस में ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, तो आपकी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। The purchaser of an Indian postal order presenting the order with counterfoil at the post office of purchase will entail for repayment of। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि भारतीय पोस्टल ऑर्डर का खरीदार यदि खरीद के डाक घर में काउंटर फॉइल के साथ ऑर्डर को प्रस्तुत करता है, यानी कि वो उसमें इंडियन पोस्टल ऑर्डर को लेके आता है, तो उसे किस चीज़ का पुनर्भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर विदाउट कमीशन, सबसे पहले ऑर्डर का वास्तविक मूल्य कमीशन के बिना। अब देखिए, जब भी आप आईपीओ लेते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर खरीदते हैं, तो उसमें आपको साथ में क्या देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बोली गई कि आपका जो आईपीओ है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन किसके बिना, कमीशन के बिना। जो आपने कमीशन दिया है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पे बोला गया है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर विद द कमीशन, ऑर्डर का वास्तविक मूल्य कमीशन सहित, यानी कि आपने जो कमीशन दिया है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। 50% वैल्यू ऑफ द ऑर्डर विद द कमीशन, ऑर्डर के वास्तविक मूल्य सहित कमीशन का 50% आपको मिल जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन की जो सी ऑप्शन आएगी आपके पास है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर विदाउट कमीशन। आपको आईपीओ का, इंडियन पोस्टल ऑर्डर का वास्तविक मूल्य मिल जाएगा, लेकिन जो आपने कमीशन दिया होगा वो आपको नहीं मिलेगा। फॉरेन फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट सर्विसेज अवेलेबल टू पोस्ट फॉरेन कलेक्टर्स एट, विदेशी डाक टिकट संग्रहकर्ताओं के लिए फ्लैटली जमा खाता की सुविधा कहाँ पर उपलब्ध है। फ्लैटली ब्यूरो लोकेटेड एट चेन्नई, फ्लैटली ब्यूरो लोकेटेड एट कलकत्ता, फ्लैटली ब्यूरो लोकेटेड एट मुंबई, या फिर फ्लैटली ब्यूरो लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। तो जो विदेशी डाक टिकट संग्रहकर्ता होते हैं उनके लिए फ्लैटली जमा खाता की सुविधा कहाँ पे है, फ्लैटली ब्यूरो मुंबई में स्थित है। तो आपकी सी ऑप्शन इस यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आप क्या, एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया, भारत में वितरण के लिए किसी भी देश से प्राप्त एयरमेल आइटम्स
मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट, भारत के भीतर किसी भी स्थान पर निशुल्क पुनः निर्देशित इनको किया जा सकता है। मे बी रिडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री बाय एयर ओन पेमेंट ऑफ एयर सरचार्ज, हवाई अधिभार के भुगतान पर हवाई मार्ग से दूसरे देश में इनको पुनः निर्देशित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर तो भारत के भीतर आपने इनको पुनः निर्देशित करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, कोई आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन एक देश से आपने दूसरे देश को भेजना है तो ऐसी स्थिति में आपको हवाई चार्जेस, एयर सरचार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, तो आपकी दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, ए एंड बी। In case of insured foreign articles containing bank notes or currency notes and gold coin or bullion, the article should be insured for the value of बीमाकृत विदेशी वस्तुओं के मामले में जिसमें आपके बैंक नोट, करेंसी नोट या फिर सोने के सिक्के या बुलियन शामिल है, वस्तु का बीमा जो है किस मूल्य के लिए किया जाएगा, यानी कि क्या चीज़ देखी जाएगी उसी के हिसाब से आपकी इंश्योरेंस की जाएगी। एक्चुअल कंटेंट्स, ठीक है, आपने वास्तविक उसमें जो भी सामग्री आप भेज रहे हैं उसके हिसाब से किया जाएगा। मिनिमम 10,000 रुपीज़ का 50% ऑफ द एक्चुअल कंटेंट्स, वास्तविक सामग्री का 50%, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जब भी इंश्योरेंस की जाती है तो एक्चुअल कंटेंट की जो वैल्यू होती है उसी के हिसाब से की जाती है, तो आपकी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम एवरी चेंज ऑफ एड्रेसेस, पते के प्रत्येक परिवर्तन के लिए प्राप्त निर्देशों की वैधता अवधि कितनी रहेगी? 3 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर 6 महीने। तो कितनी रहती है? 3 महीने रहती है। अब इंस्ट्रक्शन भी 2 तरह की होती हैं। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि एक एड्रेसी है, एक प्राप्त करता है, वो अपने एड्रेस में चेंज कर रहा है, एक जगह से वो दूसरी जगह पे जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो इंस्ट्रक्शन वो दे के जाता है दोनों पोस्ट ऑफिस में देता है, एक तो जिस जगह से वो जा रहा है वहाँ के पोस्ट ऑफिस को, और दूसरी वो जिस जगह पे जाएगा, नई जगह पे जहाँ पे भी जो जाएगा वहाँ का जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे भी वो इंस्ट्रक्शंस देगा कि उसके या उसकी फैमिली मेम्बर्स के जो भी आर्टिकल्स आप आएंगे उनका अब डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, उनका वितरण कैसे किया जाएगा। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनकी वैधता रहती है, वैलिडिटी जो रहती है वो रहती है 3 महीने, जो कि यहाँ पे बोला गया है। और दूसरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं एड्रेसी अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपने लेख लेने के लिए अधिकृत करता है पोस्ट ऑफिस को, वो इंस्ट्रक्शन आपकी 3 साल तक रहती है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अब इंस्ट्रक्शन के बारे में ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है। एनुअल फी फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग टुगेदर इज, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का एक साथ वार्षिक किराया कितना है? अब देखिए यहाँ पे एक आता है एंड, ठीक है, अगर आपके पास पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बीच में एंड लिखा हुआ है मतलब आपसे दोनों का इकट्ठा किराया पूछा गया है। लेकिन अगर यहाँ पे और लिखा होता बीच में तो ऐसी स्थिति में आपने समझ जाना है दोनों में से एक का किराया पूछा गया है। अब यहाँ पे एंड लगा हुआ है मतलब दोनों का आपको वार्षिक किराया बताना है। एनुअल कितने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे? 250 रुपये, 100 रुपये, 150 या फिर 300 रुपये। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आ जाएगा ए, 250 रुपीज़ लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे और लिखा होता तो 150 आपका आंसर हो जाता है, लेकिन अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। The manufacture and use of fictitious postage stamps for any purpose but sober is prohibited and is an offense punishable under the section। अब यहाँ पे किसी भी उद्देश्य के लिए अगर आप फर्जी डाक टिकटों का निर्माण करते हैं या उनका उपयोग करते हैं तो ये क्या है? भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है। लेकिन हमें बताना है कौन से सेक्शन में यहाँ आता है। ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं। सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 263 है। सेक्शन 382 ऑफ इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 382। उसके बाद है सेक्शन 390 ऑफ इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 390, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए किसी भी उद्देश्य से आप फर्जी डाक टिकटों का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। और किसके अंतर्गत यह आता है? सेक्शन 263A ऑफ इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के अंतर्गत ये आता है। कई बार क्या दिया जाता है, आपको दिया जाता है सेक्शन 263A, लेकिन किसका सेक्शन है? क्या इंडियन पैनल कोड का है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का है, पोस्ट ऑफिस एक्ट का है, किसका है? तो इंडियन पैनल कोड का है, IPC की धारा 263 है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग फ्रैंक्ड आर्टिकल्स टू बी ट्रीटेड एज अनपेड, निम्न में से किस फ्रैंक लेख को अवैतनिक माना जाएगा? ऑप्शंस आपके पास हैं। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स वेयरिंग प्रीवियस डेट्स, पिछली तारीखों वाले फ्रैंक किए गए लेख। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स वेयरिंग लेटर डेट्स, या फिर बाद की तारीखों वाले फ्रैंक किए हुए लेख। पोस्टेड इन दी लेटर बॉक्स में डाले गए लेख, या फिर ऑल दी अबव।
तो फ्रैंक डलेख जिन्हें अनपेड माना जाएगा, ये सभी आपकी कंडीशन सही है। अगर आप लेटर बॉक्स में किसी भी फ्रैंक आर्टिकल को डालते हैं तो उसको अनपेड माना जाएगा। उसके बाद अगर उसके ऊपर अगली तारीख वाली मोहर आपने लगा दी है, छाप आपने लगा दी है, तभी उसको अनपेड माना जाएगा, या पिछली डेट वाली है तब भी उसको अनपेड माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या आपकी ऑप्शन सही हो जाएगी? डी। इन सभी को क्या माना जाएगा? अनपेड माना जाएगा। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। Redirection fee for parcels to any place served by the inland post other than the delivery area of the same post office और same post town is उसी डाक घर या उसी पोस्ट टाउन के डिलीवरी क्षेत्र के अलावा। ठीक है, ये ध्यान रखना क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया उस क्षेत्र को आपने छोड़ देना है। अंतर्देशीय डाक द्वारा किसी भी स्थान पर पार्सल के लिए पुनः निर्देशन शुल्क क्या है? अब देखिए, अगर आपने पार्सल यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पे पार्सल का डिलीवरी का एरिया है। अब इसके भीतर अगर इसको रीडायरेक्ट करना है इसी जो डाकघर के क्षेत्र के या इसी पोस्ट टाउन के क्षेत्र के अधीन आपने इसको रीडायरेक्ट करना है, तब आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने इससे बाहर इसको करना है, तब ऐसी स्थिति में कितने चार्जेस लिए जाएंगे? 1/3 ऑफ द प्रीपेड रेट, हाफ दी प्रीपेड रेट, नो फीस, या फिर अमाउंट इक्वल टू प्रीपेड रेट। तो कितने लिए जाते हैं? हाफ दी प्रीपेड रेट, यानी कि आपने अगर पहले 10 रुपये चार्जेस दिए थे तो अब आपको कितने देने पड़ेंगे? इसके आधे देने पड़ेंगे, और इसके आधे कितने हो जाएंगे? 5 रुपये। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा प्रीपेड दर का आधा, हाफ दी प्रीपेड रेट। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। Letters posted as insufficiently prepaid is charged on delivery with अपर्याप्त भुगतान वाले पत्रों पर वितरण के समय कितना शुल्क लिया जाएगा? ऑप्शंस दी हुई है, डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, कमी का दोगुना, डबल द अमाउंट ऑफ पोस्टेज, या फिर डाक शुल्क का दोगुना, 3 times द अमाउंट ऑफ पोस्टेज, या फिर डाक की राशि का 3 गुना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो भी लेटर्स आपने आधे अधूरे भुगतान करके भेजे हैं, ठीक है, उनके ऊपर मान लीजिए चार्जेस लगने थे 10 रुपये, आपने कितने दिए? आपने दिए उसके ऊपर 5 रुपये, आपने दिए उसके ऊपर मान लीजिए 2 रुपये। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? जब उसका वितरण किया जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस अपने चार्जेस पूरे करेगा, तो अब यहाँ पे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे? आपने दिए हैं 2 रुपये, 10 रुपये चार्जेस लगने थे, कमी कितनी रह गई? 8 रुपये रह गई। अब इस कमी का 2 गुना आपसे लिया जाएगा, यानी कि टोटल कितने चार्जेस लिए जाएंगे? 16 रुपीज़। अगर अनपेड होता, मान लीजिए 10 रुपये लगने थे, आपने कोई भी चार्ज नहीं दिया, तब भी 2 गुने चार्जेस लगने थे, तब 20 रुपीज़ आपके लगते। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? डबल दी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, यानी कि कमी जो भी रहेगी उसका 2 गुना आपको देना पड़ेगा। द जर्नल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर फॉरेन पार्सल इज, एक विदेशी पार्सल के लिए वजन की सामान्य अधिकतम सीमा क्या है? 30 kg, 25 kg, 15 या फिर 20 kg। तो पार्सल के लिए, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए, आपके लेटर के लिए, इन सभी के लिए, चाहे इंलैंड की बात करें चाहे फॉरेन पोस्ट की बात करें, वेट लिमिट समान रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास पार्सल की हमें बतानी है तो सेम रहेगी। कितनी होती है? इंलैंड में 20 किलोग्राम होती है, फॉरेन पोस्ट में भी आपकी सही रहेगी। तो यहाँ पे 13th क्वेश्चन की सही ऑप्शन क्या होगी आपके पास? डी। आगे क्वेश्चन है आपके पास, दी अनडिलीवर्ड आउटवर्ड फॉरेन पार्सल आर रिटर्न टू सेंडर, गैर वितरित बाहरी विदेशी पार्सल प्रेषक को वापस कर दिया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है? फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी शुल्क के, ऑन पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस फॉर जर्नी ऑफ पार्सल, जर्नली इक्विवेलेंट टू आउटवर्ड चार्जेस, पार्सल की यात्रा के लिए डाक शुल्क के भुगतान पर, आमतौर पर बाहर भेजने के लिए डाक शुल्क के बराबर। उसके बाद आपके पास हाफ ऑफ दी पोस्टेज ओरिजिनली पेड, या फिर भुगतान किए गए मूल शुल्क का आधा आपको देना है, इनमें से कोई भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास बी, और बी ऑप्शन में हमारे पास क्या बोला गया? ऑन पेमेंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस फॉर जर्नी। अब यहाँ पे देखिए उस पार्सल को वापस आने के लिए जो भी चार्जेस चाहिए और कितने के बराबर होंगे? जनरली इक्विवेलेंट टू आउटवर्ड चार्जेस। अब आपने पार्सल को बाहर के लिए भेजा था, मान लीजिए आपसे 50 रुपये चार्जेस लिए थे। अब यहाँ पे अगर पार्सल बाहर से वापस आएगा तब भी यहाँ पे जनरली कितने के बराबर आपसे चार्जेस लिए जाएंगे? 50 रुपये से 50 रुपये के बराबर। ठीक है, मान्यता है जितने आपके आउटवर्ड जर्नी के लिए लगे उतने ही इनवर्ड जर्नी के लिए आपको देने पड़ेंगे। आपकी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। इफ ए पार्सल एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टोरेंट इज नॉट टेकन डिलीवरी इन of within 7 days following the date of its arrival in the office of delivery, the warehousing charges shall be relieved from। अब यहाँ पे दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे हिंदी हम एक बार पढ़ लेते हैं। पोस्ट रेस्टोरेंट के रूप में संबोधित लेख यदि वितरण के कार्यालय में प्राप्त होने से 7 दिन के भीतर
वितरित नहीं हो पाता है तो माल गोदाम प्रभार कौन से दिन से लगाया जाएगा। एक आता है क्वेश्चन कि माल प्रभार कौन से दिन से लगाया जाएगा, ये यहाँ पे पूछा गया है, और दूसरा यहाँ पे पूछा जाता है कौन से दिन के बाद लगाया जाता है। दोनों में ध्यान रखना, एक मैं आपके अभी ऑप्शंस के बाद मैं बताऊंगा क्योंकि आंसर आपको देना है। 8th डे, 15th डे फॉलोइंग द डे ऑफ रिसिप्ट एट ऑफिस ऑफ डिलीवरी, या फिर वितरण कार्यालय में प्राप्त होने के अगले दिन से, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 8वें दिन से लगाया जाएगा। अब यहाँ पे ये तो था क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन से दिन से लगाया जाएगा, 8वें दिन से। अगर पूछा गया होता कौन से दिन के बाद लगाया जाएगा तो 7वें दिन के बाद लगाया जाएगा, ठीक है, 7वें दिन के बाद, यानी कि 8वें दिन से वो शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना क्या पूछा गया उसी के हिसाब से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, एशियाई प्रशांत डाक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1960, 1959, 1961 या फिर 1962। तो 16th की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, सी, 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। If any postal article found or believed to contain the prohibited items in course of transmission by post, it will be, यदि डाक द्वारा प्रसारण के दौरान कोई डाक लेख या उसमें कोई वस्तु निषिद्ध पाई जाती है तो क्या किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिटेक्शन, पता लगाने वाली जगह से प्रेषक को वापस लौटा दिया जाएगा, यानी कि जिस जगह पे पता लगा उसी से वापस लौटा दिया जाएगा प्रेषक को। इंटरसेप्टेड एंड सेंट टू द नियरेस्ट कस्टम कलेक्टर, या फिर उसको रोक लिया जाएगा, इंटरसेप्ट किया जाएगा और सीमा शुल्क कलेक्टर को भेजा जाएगा। नाइदर ए नोर बी, बोथ एंड बी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा बी, इसे रोक लिया जाएगा और सेंट टू द नियरेस्ट कस्टम कलेक्टर, और नज़दीकी सीमा शुल्क कलेक्टर को भेज दिया जाएगा। The examination and assessment of duty on inward foreign article are performed in the, आवक विदेशी वस्तुओं पर सीमा शुल्क का जांच करना और उसका मूल्यांकन करने का काम कहाँ पर किया जाता है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन या फिर एयरपोर्ट टीएमओ, ट्रांजिट मेल ऑफिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कहाँ पे किया जाता है, आसान क्वेश्चन है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस या फिर सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, आपकी ऑप्शन से हो जाएगी। Which of the following is not correct in respect of insurance of foreign articles, विदेशी पार्सल के बीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, फॉरेन पार्सल्स एड्रेस्ड टू सर्टेन कंट्रीज कैन बी इंश्योर्ड फॉर देयर एंटायर ट्रांसमिशन, कुछ देशों को संबोधित विदेशी पार्सल का उनके संपूर्ण प्रसारण के लिए बीमा किया जा सकता है। अब क्योंकि सभी देशों के लिए आपकी इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है, कुछ देशों के लिए आपकी पूरी जर्नी के लिए, यानी कि आपने इस देश से किया उसको पोस्ट, यहाँ पे इंश्योरेंस हुई और दूसरे देश तक उसकी वितरण तक की आपकी इंश्योरेंस रहेगी। दूसरा यहाँ पे बोला गया, लिमिट अप टू बीच अ पार्सल कैन बी इंश्योर्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, जिस सीमा तक पार्सल का बीमा किया जा सकता है वह गंतव्य के देश के अनुसार भिन्न होती है, यानी कि आप हर एक देश के लिए जो आपकी लिमिट रहेगी इंश्योरेंस की वो अलग रहेगी। Parcels addressed to countries for which insurance service is not available cannot be insured for the inland transit alone, उन देशों को संबोधित पार्सल जिनके लिए बीमा सेवा उपलब्ध नहीं है केवल अंतर्देशीय पारगमन के लिए इनका बीमा किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे ये क्या चीज़ बोली गई है, थोड़ा ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि क्या बोला गया। अब कुछ देशों के लिए जैसे मैंने बोला कि आपकी इंश्योरेंस रहेगी, वो आपके इंश्योरेंस आर्टिकल को एक्सेप्ट करते हैं और उनमें भी इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो आप एंटायर जर्नी के लिए आपकी जितनी भी यात्रा रहेगी पार्सल की उसके लिए आप उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लेकिन कुछ एक देशों में ये वाली फैसिलिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। भारत में अब आपने पढ़ा है बहुत सारी कौन कौन सी चीज़ों के लिए कंपल्सरी होती है इंश्योरेंस, तो अगर आपने वो वाला आर्टिकल भेजना उस देश के लिए जहाँ पे आपकी इंश्योरेंस फैसिलिटी है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में आप उसको इनलैंड ट्रांजिट के लिए, यानी कि आपने जहाँ से उसको पोस्ट किया वहाँ से भारत के बॉर्डर तक जहाँ से वो आर्टिकल दूसरे देश को भेजा जाएगा, यानी कि भारत के बॉर्डर तक भारत के भीतर उसकी इंश्योरेंस की जाएगी, मतलब कि आपके इनलैंड ट्रांजिट के लिए ही उसको इंश्योर किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट बी इंश्योर्ड फॉर द इनलैंड ट्रांजिट, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उसको इनलैंड ट्रांजिट के लिए क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सी ऑप्शन आ जाएगी, क्योंकि हमें क्या बताना है कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपकी सही नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, उन देशों को संबोधित पार्सल जिनके लिए बीमा सेवा उपलब्ध नहीं है केवल अंतर्देशीय पारगमन के लिए उनका बीमा किया जा सकता है, यानी कि आपके इंलैंड तक किया जाएगा, बाहर नहीं किया गया। ठीक है, बाहर के लिए नहीं रहेगा, उस देश तक पहुंचने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन भारत के भीतर जब भी वो आर्टिकल आपका ट्रांजिट में होगा तो वो इंश्योर्ड की तरह रहेगा।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल मेल इन फॉरेन पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लैप्स ऑफ 1 ईयर काउंटिंग फ्रॉम। विदेशी डाक में लेटर मेल और पार्सल मेल के लेखों के संबंध में शिकायतों और पूछताछ को 1 वर्ष की समाप्ति से पहले करना चाहिए, और इस 1 वर्ष की गणना कब से की जाएगी। ऑप्शंस आपके पास दी हुई हैं, द डे ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग के दिन से, द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच द आर्टिकल वाज पोस्टेड, पोस्टिंग के अगले दिन से, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है द डे प्रीसीडिंग टू द डे ऑफ पोस्टिंग, या फिर पोस्टिंग के पिछले दिन से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास बी, ठीक है, द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच द आर्टिकल वाज पोस्टेड। अब यहाँ पे क्या चीज़ बोली हुई है कि मान लीजिए आपने आर्टिकल को पोस्ट किया 5 तारीख को, अब यहाँ पे क्या था, वो आपका लेटर मेल या पार्सल मेल था। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको उसके लिए कोई इंक्वायरी करनी है, कोई पूछताछ करनी है या कोई शिकायत करनी है, तो आपको 1 साल की समाप्ति के भीतर करनी पड़ेगी। आपने उस आर्टिकल को 5 तारीख को पोस्ट किया था, अब वो 1 साल के भीतर जो आपको इंक्वायरी करनी है, उस 1 साल की गणना कब से की जाएगी, कब से गिनना शुरू किया जाएगा, 6 तारीख से गिनना शुरू किया जाएगा। यानी कि जिस दिन आपने लेटर को पोस्ट किया था या जो भी पार्सल था उसको पोस्ट किया था, उसके अगले दिन से गिना जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो सी ऑप्शन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्स एट, डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य क्या था। ट्रांसफॉर्मिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डाक विभाग की परिचालन दक्षता में बदलाव, इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी ऑफ ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, परिचालन और प्रशासनिक इकाइयों की सेवा वितरण में सुधार, ओनली ए, बोथ एंड वी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास डी, बोथ एंड वी, ठीक है, ये दोनों ही इसके उद्देश्य थे। द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को कितने खंडों में लागू किया गया, 5 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स, 7 या फिर 8 सेगमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास डी, ठीक है, इसको टोटल 8 खंडों में 8 सेगमेंट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डीओपी इज लोकेटेड एट, डीओपी के आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के लिए आपदा वसूली केंद्र कहाँ पे है, मैसूर, चेन्नई, नवी मुंबई या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये कहाँ पे स्थित है आपका, ये आपका मैसूर में स्थित है। ये ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, हर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंट्रा ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस हैव बीन मेड फंक्शनल फ्रॉम, इंट्रा ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सेवा को कब से कार्यात्मक बनाया गया है, 14/12/2018, उसके बाद आपके पास 30/12/2016, 15/10/2019 या फिर 31/12/2019। तो कब से बनाया गया है, ये ऑप्शन आपकी से हो जाएगी 14/12/2018, 14 दिसंबर 2018। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट aims at to prepare all the employees of the department including GDS to enable them to function effectively in the IT environment। डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की निम्न में से किस धारा का उद्देश्य GDS सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को आईटी वातावरण में, ठीक है, आप इसमें प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार करना है। क्योंकि अभी आपके जो भी GDS होते हैं, पुराने जो भी व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, जब नया कोई सिस्टम आता है तो उनको समझने में मुश्किल होती है। तो आपकी आईटी मॉडर्नाइजेशन में उनके लिए भी एक स्ट्रीम था ताकि वो उस नए वातावरण में अच्छे से काम कर सकें। तो वो हमें बताना है कौन सा है। फाइनेंशियल इंटीग्रेटर सिस्टम स्ट्रीम है, उसके बाद कोर सिस्टम इंटीग्रेटर स्ट्रीम, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम या फिर मेल ऑपरेशन हार्डवेयर स्ट्रीम। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास, सी, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम। The networking of all post offices covering the entire country will enable which of the following, पूरे देश को कवर करने वाली सभी डाकघरों की नेटवर्किंग किस चीज़ को सक्षम बनाएगी, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ अकाउंटेबल मेल्स एंड पार्सल्स इन दी कंट्री, देश में सभी प्रकार के जवाबदेह मेल और पार्सल की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग। उसके बाद है आपका प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट कस्टमर फीडबैक, ग्राहकों की प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करना। उसके बाद है मैनेजमेंट फंक्शंस, प्रबंधन कार्य, ऑल दी अबव। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास डी, इन सभी को ये कवर करेगा। प्राइमरी डाटा सेंटर अंडर द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैव बीन फंक्शनेटिंग एट, डाक विभाग के आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत प्राथमिक डाटा सेंटर कहाँ पे और कब से कार्यरत है, नवी मुंबई सिंस 3 अप्रैल 2012, मैसूर सिंस 30th of December 2016, चेन्नई सिंस 3 अप्रैल
2013 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा या कईयों ने अच्छे से भी पढ़ा होता है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यहाँ पे ए को सही कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 3 अप्रैल 2013 से हुआ है, ना कि 2012 से। ठीक है, 3 अप्रैल 2013 नवी मुंबई में ये कार्यरत है, 3 अप्रैल 2013 से, 12 से नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपकी बिल्कुल गलत है, आप इसको टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 अप्रैल 2013, लेकिन कहाँ पे? चेन्नई में बोला गया, लेकिन ये नवी मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, रूरल आईसीटी प्रोजेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डज नॉट एनविसेज सप्लाई प्रोवाइडिंग ऑफ दी फॉलोइंग टू रूरल ब्रांच पोस्ट ऑफिस। डाक विभाग के ग्रामीण आईसीटी परियोजना में ग्रामीण शाखा डाकघरों को निम्न की आपूर्ति उपलब्ध कराने की परिकल्पना नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर परिफेरल्स, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य बाह्य उपकरण, सोलर चार्जिंग डिवाइस, नेटवर्क कनेक्टिविटी, आयरन चेस्ट, कैश चेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डी, आयरन कैश चेस्ट उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी इनके द्वारा, बाकी ये सारा करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटराइजिंग द सेविंग बैंक एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट थ्रू वन प्लेटफॉर्म कम्स अंडर विच स्ट्रीम। विभाग के बचत बैंक और डाक जीवन बीमा संचालन को एक मंच के माध्यम से कंप्यूटरीकृत करना किस धारा के अंतर्गत आता है? मेल ऑपरेशन हार्डवेयर स्ट्रीम, उसके बाद आप चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास सी, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, एफएसआई। कई बार एफएसआई, सीएसआई, आरएसआई की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सीआईएस की फुल फॉर्म पूछी जाती है, अच्छे से याद कर लेना। एक्सपेंशन ऑफ CIS विद रेफरेंस टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक विभाग की IT आधुनिकरण परियोजना के संदर्भ में CIS का पूर्ण रूप क्या है? कोर इंटीग्रेशन सोल्यूशन, उसके बाद कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, कोर इंटीग्रेशन सेगमेंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा बी, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। CIS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। आगे क्वेश्चन है आपके पास, बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाते के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस आपके पास ये हैं, एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपनड, आप जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं, बिल्कुल सही है। नो एडवांस डिपॉजिट मे बी मेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, खाता खोलते समय कोई अग्रिम जमा नहीं किया जा सकता है। लोन कैन बी रीपेड इन वन लमसम और इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, ऋण जो है एक मुश्त या फिर समान मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता है। RD अकाउंट कैन बी क्लोज्ड प्री मैच्योरली आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। RD खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद उसे समय से पहले बंद किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, आप जितने चाहे उतने अकाउंट खुलवा सकते हैं। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, अगर आपने RD अकाउंट के ऊपर लोन लिया है आप उसकी किस्तें बनवा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे कर सकते हैं, या फिर लमसम में, यानी कि एक मुश्त में एक बार में चुका सकते हैं। और आपका खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद आप उसको बंद करवा सकते हैं। यहाँ पे आपकी गलत ऑप्शन कौन सी है? गलत है आपकी बी, ठीक है, आप खाता खोलने के बाद उसमें अग्रिम जमा कर सकते हैं, एडवांस में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगी। Which of the following are correct in respect of कन्या समृद्धि अकाउंट्स? कन्या समृद्धि खाते के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग इज 250, खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 250 रुपये है। अकाउंट्स कैन बी क्लोज्ड प्री मैच्योरली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years, 3 वर्ष पूरे होने पर खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। डिपॉजिट कैन बी मेड इन लमसम, ठीक है, खाते में राशि एक मुश्त में जमा की जा सकती है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, एक लड़की के नाम पर जितने चाहे उतने खाते खोले जा सकते हैं। कौन सा सही है? सबसे पहले यहाँ पे ए ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी है आपकी यहाँ पे? बी ऑप्शन, खाता खोलने के 3 वर्ष, आप 3 वर्ष बाद इसको बंद किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। 5 वर्ष बाद किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास खाते में राशि एक मुश्त में जमा की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है, एक मुश्त में भी आप कर सकते हैं। सी ऑप्शन भी यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। और एक लड़की के नाम पर आप सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, चाहे आप बैंक में खोलें चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खोलें। तो 30 सेकंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए एंड बी, बी एंड सी, इनमें से कोई भी नहीं। तो मुझे तो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, सही कौन सा है? यही हो जाएगा, ए एंड सी। वो आपके पास ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? ए और सी आपकी सही है, तो आपका 30 सेकंड की कोई भी यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ऑफ अ रिक्वेस्टर मीटर ऑफ मनी ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू पे एन एडिशनल चार्जेस, किन परिस्थितियों में प्रेषक के अनुरोध पर मनी ऑर्डर के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। पते या भुगतान के स्थान में परिवर्तन, अल्टरेशन इन एड्रेस और प्लेस ऑफ पेमेंट, अगला है आपके पास स्टॉपेज ऑफ पेमेंट या फिर भुगतान को रोकना, अल्टरेशन ऑफ पेइज नेम, ठीक है, प्राप्तकर्ता के नाम में परिवर्तन आपको करना है, या फिर ऑल दी अबव। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी स्थिति कौन सी है, अगर आप प्राप्तकर्ता के नाम में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपने जो मनी ऑर्डर के ऊपर शुरू में नाम दिया था प्राप्तकर्ता का पेइक, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कमीशन देना पड़ेगा। सेकंड कमीशन इक्वल टू फर्स्ट कमीशन, यानी कि दूसरा कमीशन देना पड़ेगा जो पहले कमीशन के बराबर होगा। लेकिन अगर आपको पते या भुगतान के स्थान में परिवर्तन करना है तब आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, सर्वाइवल बेनिफिट्स दैट वुड बी पेएबल टू एन इंश्योरेंट होल्डिंग 15 ईयर्स टर्म पॉलिसी अंडर एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस AEA। अब एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस क्या होती है, प्रत्याशित बंदोबस्त पॉलिसी क्या होती है, इसमें आप जमा कर देते हैं, इसमें आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स मिलती हैं, समय समय पर आपको कुछ एक पैसे जो आपने जमा करवाए हैं उसका हिस्सा वापस मिलता रहता है। वही यहाँ पे पूछा गया, अगर आपने 15 साल वाली, अब ये दो प्रकार की है, एक 15 साल वाली, एक होती है 20 साल वाली, ठीक है। अब कौन 15 साल वाली खुलवा सकता है, कौन 20 साल वाली खुलवा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया हम उसी की तरफ ध्यान देंगे। 20% ईच ऑन कंप्लीशन ऑफ 6, 9 एंड 12 ईयर्स एंड 40% विद अकर्ड बोनस ऑन मैच्योरिटी। प्रत्येक 6 साल, 9 साल और 12 साल पूरे होने पर 20 और 40%, ठीक है, 20% मिलेगा आपको 6, 9 और 12 साल पूरे होने पर, और 40% प्लस जो भी बोनस रहेगा वो आपको इसकी मैच्योरिटी के ऊपर मिलेगा। 20% ऑन ईच कंप्लीशन ऑफ 5 years, 10 years एंड 60% विद अकर्ड बोनस ऑन मैच्योरिटी। उसके बाद 20% ईच ऑन कंप्लीशन ऑफ 4, 9 एंड 12 years एंड 40% अकर्ड बोनस ऑन मैच्योरिटी। एंड से कोई भी नहीं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा, ये होगा ए। अब ए कैसे यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसमें अगर आप करवाते हैं 15 साल वाली तो सबसे पहले आपको जो मिलेंगे पैसे 20%। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया करवाया था जमा, अब 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये आपको कब मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे आपको 6 वर्ष पूरे होने पर। उसके बाद अगले 20,000 मिल जाएंगे आपको 9 वर्ष पूरे होने पर, और अगले 20,000 मिलेंगे आपको 12 वर्ष पूरे होने पर। टोटल कितने हो जाएंगे, 20 और 20 40 और 20 60, टोटल 60 आपको प्रतिशत मिल गया। अब आपका बच गया 40%, ठीक है, 1 लाख करवाया था आपने, आपका कितना बच गया, 40,000 बच गया। अब इसके साथ जो भी बोनस बनेगा वो 40,000 रुपये प्लस बोनस आपको 15 साल पूरे होने पर मिलेगा। तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोस्टल इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर इज नॉट परमिसिबल, निम्न में से किस प्रकार की डाक बीमा पॉलिसियों में समर्पण की अनुमति नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई है, एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस, उसके बाद है होल लाइफ एश्योरेंस, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 35 की जो सही ऑप्शन आ जाएगी आएगी डी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इनमें सभी में आपको सरेंडर की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें इसमें आपको 3 साल के बाद मिल जाएगी, होल लाइफ एश्योरेंस की बात करें इसमें भी आपको 3 साल के बाद मिल जाएगी, और जॉइंट लाइफ एश्योरेंस की बात करें, युगल सुरक्षा की बात करें तो इसमें भी 3 साल के बाद आपको सरेंडर फैसिलिटी मिल जाती है। तो डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 माई स्टैम्प शीट इज 1 माई स्टैम्प, एक माई स्टैम्प शीट कोई बनवाना चाहता है तो क्या उसकी कीमत रहेगी, 60 रुपये, 300 रुपीज़, 5 रुपीज़, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास भी 300 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पीसेस दैट कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट के तहत स्वीकार की जा सकने वाली लेखों की न्यूनतम मात्रा क्या होगी, 1,500, 2,000, 1,000 या फिर 500। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू आर्टिकल्स को भेज रहे हैं तो मिनिमम कितने आर्टिकल्स होने चाहिए, मिनिमम 1,000 होने चाहिए। बिल मेल सर्विस के थ्रू भेज रहे हैं कितने होने चाहिए, 5,000 होने चाहिए। नेशनल बिल मेल सर्विस के थ्रू भेज रहे हैं तो कितने होने चाहिए, 10,000 होने चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बिल मेल सर्विस। बिल मेल सेवा के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है। कम्युनिकेशन में भी इन नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्स, मंथली अकाउंट बिल्स, इसमें वित्तीय वितरण बिल, मासिक खाता बिल, इस तरह की प्रकृति वाला पत्राचार होता है। मिनिमम क्वांटिटी टू बी पोस्टेड एट ए टाइम इज 5,000, एक बार में पोस्ट की जाने वाली
लेखों की न्यूनतम मात्रा 5000 होगी। कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू हैंड ओवर बिल मेल आर्टिकल्स फुली सॉर्टेड पिन कोड वाइज, और ग्राहक को पिन कोड के अनुसार छांटे गए बिल में लेखों को सौंपना चाहिए। या फिर इनमें से कोई भी नहीं, आपको इनकरेक्ट बतानी है तो कौन सी हो जाएगी? डी। आपकी यहाँ पे इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सभी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बट इज दी प्रीमियम पेएबल पर मेंबर पर एनुम फॉर दी स्कीम PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति सदस्य प्रति वर्ष दे प्रीमियम क्या है, कितने आपको देना पड़ेगा प्रीमियम? 24 रुपीज़, 12 रुपीज़, 36 या फिर 20 रुपीज़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास डी, 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। Which of the following are eligible criteria for joining अटल पेंशन योजना? APY में अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो एज लिमिट क्या रहेगी? एज ऑफ द सब्सक्राइबर शुड बी बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, सब्सक्राइबर की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ही और शी शुड हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, उसके पास बचत बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाता होना चाहिए। बोथ एंड बी, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या क्राइटेरिया रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? ए एंड बी, ठीक है। उसका एक तो सेविंग का अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो उसका बैंक में है चाहे पोस्ट ऑफिस में है, और एज जो है 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको हम छोड़ रहे हैं, ये आप एग्जाम से पहले देख के जाना रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए कितना है। अप टू विच लिमिट अ सब पोस्ट मास्टर ऑफ अ टाइम स्केल सब पोस्ट ऑफिस कैन सैंक्शन डिसीज्ड क्लेम इन नेशनल सेविंग स्कीम वेयर नो नॉमिनेशन एग्जिस्ट और नो लीगल एविडेंस इज अवेलेबल। टाइम स्केल सब पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर होता है किस सीमा तक राष्ट्रीय बचत योजनाओं में मृतक दावे को मंजूरी दे सकता है जहां कोई नामांकन मौजूद नहीं है और ना ही कोई कानूनी सबूत उपलब्ध है। ऑप्शन है आपके पास 50,000, 1 लाख, 5 लाख है, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास आएगा ए, 50,000 रुपये तक दे सकता है। लिमिट ऑफ कन्वेंस ऑफ कैश लूज थ्रू डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज, विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से नकद राशि के परिवहन की सीमा क्या है? ठीक है, अकेला एम्प्लॉय कितने तक लेके जा सकता है? 20 लाख, 5 लाख, 2 या इनमें से कोई भी नहीं। तो 5 लाख रुपए तक लेके जा सकता है। यहाँ पे आपकी जो सी ऑप्शन आएगी बी। Which of the following ways by which SO is ordinarily provided with funds when the cash collections of the office are insufficient टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा एसओ को आमतौर पर धन उपलब्ध करवाया जाता है जब कार्यालय का नकद संग्रह इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है? यानी कि यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। एक, अगर एसओ के पास इनसफिशिएंट फंड है जो यहाँ पे पूछा गया है। दूसरा, अगर उसके पास एक्सेस कैश है तब कैसे उसका निपटान किया जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोली गई है? बाई ड्राइंग फ्रॉम बैंक ऑथराइज्ड, अधिकृत बैंक से आहरण द्वारा, बाई रिमिटांस फ्रॉम अनदर सब ऑफिस, या फिर अन्य एसओ से प्राप्त वो कर सकता है बाई रिमिटांस फ्रॉम दी हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से वो ले सकता है। इनमें से कोई भी नहीं। 44th की सही ऑप्शन आएगी आपके पास डी। इन सभी तरीकों से, ये जितने भी तरीके हैं इन सभी तरीकों से अगर किसी भी एसओ के पास कम पैसे हैं, यानी कि जो उसको ज़रूरत है उसके कम पैसे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने किसी बैंक से ले सकता है जो अधिकृत है, या किसी अन्य एसओ से आहरण कर सकता है, ले सकता है, प्राप्त कर सकता है, या फिर एचओ से मंगवा सकता है। डी ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ विच इज केप्ट इन हेड पोस्ट ऑफिस। पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक किसका रिकॉर्ड है जिसे प्रधान डाकघर में रखा जाता है? अनयूजुअल ऑकरेंसेस, एग्जामिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म्स एंड किट्स, एग्जामिनेशन ऑफ लॉक्स इन यूज, या फिर ऑल दी अबव। तो इन सभी का है, ठीक है। इन सभी की एग्जामिनेशन जो होती है वो पोस्ट मास्टर ऑर्डर बुक में लिखी जाती है। चलो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ अ मेल्स डिपार्टमेंट ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिसेज। डाक विभाग के छंटाई डाक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का पद कौन सा होता है? उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सब सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल एजेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक, ठीक है। आपके डाक विभाग का जो छंटाई डाक कार्यालय होता है उसका प्रभारी कौन होगा? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, प्रधान छंटाई सहायक होगा। दी पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन दी पर्सनल कस्टडी ऑफ, पोर्टफोलियो हमेशा किसकी अभिरक्षा में रहता है? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल गार्ड, ASRM ऑफ दी सेट, सब सॉर्टिंग असिस्टेंट, या फिर में से कोई भी नहीं। तो किसकी कस्टडी में रहेगा? प्रधान छंटाई सहायक या फिर मेल गार्ड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है आपकी सही हो जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ AMPC की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक मेल पैकिंग सेंटर, ऑटोमेटिक मेल पोस्टिंग सेंटर, या फिर ऑटोमेटिक पार्सल सेंटर। इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा आपके पास? डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, इनमें से कौन सा एक्सचेंज कार्यालय नहीं है? जिसने सभी को पढ़ा है वही कर पाएगा। चेन्नई, नागपुर, बॉम्बे या कलकत्ता, तो कौन सा नहीं है? नागपुर नहीं है, ठीक है। चेन्नई भी है, बॉम्बे और कलकत्ता में भी है, तो आपकी बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड व्हेन मोर देन ऑफिशियल्स वर्क इन एन ऑफिस और सेक्शन, कार्य के वितरण का ज्ञापन, ठीक है, कब जारी किया जाएगा? जब किसी कार्यालय अनुभाग में कितने से अधिक अधिकारी काम कर रहे होंगे, 1, 2, 3 या फिर 4, कितने से अधिक होने पर, एक से अधिक कर्मचारी होने पर, एक से अधिक ऑफिशियल्स होने पर मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। तो ये था आपके पास तमिलनाडु सर्कल 2021 का क्वेश्चन पेपर। इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं। 2020 वाले आपने क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो किया होगा, देखे ना, यहाँ पर लगभग आपके 45 क्वेश्चन पेपर्स वहीं से उठा के पूछे गए हैं, क्योंकि कहाँ से पूछेगा, इतना ज़्यादा बड़ा भी सिलेबस आपका नहीं है कि हर बार आपसे नए क्वेश्चन पूछे जाएं। आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में कुछ एक चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, वहीं से उठा के पूछ लिए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में वहीं से उठा के पूछ लिए जाते हैं। अब एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके लिए बैठ के वो आराम से क्वेश्चन पेपर बनाए। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखता है और उसको 2-4 जो समझ में आते हैं वो उठा लेता है, वही डाल के आपका क्वेश्चन पेपर बना देता है। अब आपकी गलती, आप ये सारे क्वेश्चन पेपर्स नहीं करके जाते हैं, इनका मैथ और जीके वाला पोर्शन भी आप नहीं करके जाते हैं, वो आपकी गलती रहेगी। एग्जाम में आप उस चीज़ के लिए जरूर पछताएंगे। घर आके देखना, जब क्वेश्चन पेपर आप मिलाएंगे 2021 और 20 वाले क्वेश्चन पेपर्स में से ही वो आया होगा, तो आप जरूर इनको अच्छे से कर लीजिए। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपके सिलेबस के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे, बिल्कुल सिंपल से लिखे हुए, और साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स, डेली एग्जाम, ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ में दिए जाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।